उसको एज़ अ फ्रेशर उसको 25 लैक्स मिल रहे थे, 25 और मोर, एंड इट वाज़ लाइक अ फुल रिमोट अपॉर्च्युनिटी। और अभी क्या हो रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूज डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है। ये डेटा डेटा साइंटिस्ट्स या डेटा एनालिस्ट्स के तक पहुँचेगा कैसे? वहाँ जहाँ बीच में आते हैं दे आर डेटा इंजीनियर्स। नहीं, कोर्स फीस रही मतलब आपकी टोटल आप बता सो मेरी कोर्स फीस थी अबाउट 3 लैक्स, अभी बढ़कर इट हैज़ बिकम अबाउट 4 लैक्स। इनके ना हर एक के अगर आप ट्राई कर सकते हो ये चीज़। आप ना सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, जेमिनी से पूछ सकते हो, ग्रॉक से पूछ सकते हो, डीपसीक से पूछ सकते हो। अगर आप सेम क्वेश्चन पूछोगे ना, उनके जवाब देने के तरीके बहुत अलग आएँगे। आई थिंक सो कोडिंग करना इज़ लेस ऑफ एन इश्यू, क्योंकि हम ढूँढ के कहीं न कहीं से कर लेंगे। चाहे हमें खुद आता होगा, स्टैक ओवरफ्लो है, वहाँ से पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा इश्यू स लोगों को क्या आता है कि वो ना अच्छे से उसका मैप नहीं बना पाते कि किस टाइम पे कैसे करें, और फिर हम ना लेज़ी सा हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, डेटा इंजीनियरिंग की सैलरी रेंज क्या होती है इंडिया में फ्रेशर? तो आई गेस फ्रेशर की सैलरी रेंज ना बहुत स्पेसिफिक है। जनरली सारी कंपनी ना लो बॉलिंग करती है। उनका कोशिश रहती है कि एज़ अ फ्रेशर आपको कम से कम पे हायर कर सके। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस गेस्ट है, मुस्कान बंसल। मुस्कान एक सीनियर डेटा इंजीनियर है एयरटीज में, और पहले ओसिला एंड नोकिया जैसे बड़े कंपनीज का हिस्सा रह चुकी है। 4.5 इयर्स प्लस साल का एक्सपीरियंस होने के साथ साथ उनका एक्सपर्टीज डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन एंड डेवलपमेंट में है। बस एक स्किल प्रोफेशनल ही नहीं, बल्कि एक ब्लॉगर एंड फ्रीलांसर भी है, जो अपनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर करती है ताकि नए लर्नर्स को गाइड कर सके। उनकी करियर जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग एंड इंसाइटफुल है। नोकिया में एक इंटर्न के रूप में शुरुआत करने से लेकर सीनियर डेटा इंजीनियर तक का सफर कैसे तय किया, टेलीकॉम, ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग के अलग अलग डोमेन में काम करके क्या सीखा, स्केलर का एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहां से क्या नए स्किल डेवलप किए। इसके अलावा उनके ब्लॉग्स और प्रोजेक्ट्स में जनरेटिव एआई एक टॉपिक है। आने वाले 5 साल में एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इंडस्ट्री में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होने वाला है, उनका फेवरेट डैशबोर्डिंग टूल कौन सा है, डेटा इंजीनियरिंग और एआई में नए लोगों के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या है। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग, फ्रीलांसिंग, एआई या करियर ग्रोथ के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स लेना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए मस्ट वॉच होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हे हाय मुस्कान, हाउ आर यू? हाय चैतन्य, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम गुड, आई एम गुड। सो मुस्कान जी, पहला मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि कैन यू शेयर यू अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड एंड प्रोफेशनल जर्नी तक का? तो मैंने अपनी एजुकेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की है। मैंने बैचलर्स की है कंप्यूटर साइंस में, एंड उसके बाद मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर में नोकिया में इंटर्नशिप जॉइन की, एंड उसके बाद मैंने नोकिया में 2021 तक काम किया। उसके बाद मैंने ओसिला जॉइन किया, जो एक यूके बेस्ड कंपनी है जो बेसिकली रिसर्च इक्विपमेंट्स बनाते हैं। एंड उसके बाद मैंने अभी दिसंबर ऑफ 2024 में एयरटाइज जॉइन किया। सो या दैट इज अबाउट माय प्रोफेशनल जर्नी। सो मुस्कान, आपने नोकिया में स्टूडेंट इंटर्न की तरह शुरुआत की और आप एयरटाइज में सीनियर डेटा इंजीनियर हो, ओके। सो ऐसा कौन सा पिवोटल मोमेंट या डिसीजन था जिन्होंने आपके करियर ग्रोथ को प्रॉपर लिया? सबसे बड़ी चीज़, मेजर चीज़ जो मुझे अभी ध्यान है वो ये है कि मैंने कॉलेज के थर्ड ईयर में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट फिर वहाँ पे मूव हुआ, तो मैंने कॉलेज के थर्ड ईयर में मशीन लर्निंग पे बहुत ज़्यादा काम करने लग गए, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स करने लग गए, डेटा एनालिसिस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करने लग गए, जिससे मुझे नोकिया में इंटर्नशिप मिली। तो जो जिस टीम में मुझे नोकिया में इंटर्नशिप मिली थी, वो भी बेसिकली डेटा एनालिसिस करती थी टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। तो दैट वाज़ अ पिवटल मोमेंट जिसके कारण मुझे टू स्टार्ट विद इंटर्नशिप मिली। उसके बाद मैंने थ्रू आउट द करियर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, यू कैन से, जैसे मैंने स्केलर से एक डिप्लोमा किया है, पीजीडीएम किया है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में। तो ऐसे-ऐसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज़, यू कैन से, वो किए, प्रोजेक्ट्स किए। तो ऐसे यही सब चीज़ें हैं व्हिच इन्फ्लुएंस्ड कि मैं अभी एज़ अ सीनियर डेटा इंजीनियर हूँ एटाइज में। यस, यस। स्केलर का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे जो हम बहुत लोग स्केलर के बारे में बहुत सुनते हैं कि स्केलर सबसे डिफरेंट है, वो नॉर्मल कोचिंग की तरह
या किसी कॉलेज की तरह नहीं पढ़ाते, उनका टोटल पोर्शन डिफरेंट होता है, उनका पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है। तो कैसा रहा आपका स्किलर का एक्सपीरियंस टोटल? तो मेरा पर्सनली स्केलर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जो मुझे सबसे अच्छी उनकी चीज़ लगी, जैसे ना कुछ-कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं अपने इंटर्नशिप कर रहे थे या जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग को रिलेटेड, तब मुझे ऐसी चीज़ें नहीं पता थी कि ओके जैसे डेवलपमेंट के लिए डेवऑप्स होता है, वैसे मशीन लर्निंग का लिए भी एमएलऑप्स होता है या कुछ सिस्टम डिज़ाइन होता है जो मशीन लर्निंग का स्पेसिफिक होता है। तो ऐसी जो सारी चीज़ें हैं मुझे स्केलर से पहले नहीं पता थी। इवन कि मुझे जब मैं इंटर्नशिप करने के बाद, क्योंकि तब भी हम काम कर रहे थे, बट इट वाज़ समथिंग जो बहुत हमारा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक था। वो चीज़ें मुझे नहीं पता थी और उसके अलावा स्केलर ने क्या किया, उन्होंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स को टच अप किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लेट्स से कि एक वो है, मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे इंडिगो या कोई भी फ्लाइट एयरलाइन्स है, वो जनरली क्या होती है, ज़्यादा से टिकट बुकिंग करती है ताकि उनकी जो जैसे लॉस है वो सबसे ज़्यादा कम हो सके। तो ऐसा काइंड ऑफ एक ऑपरेशन हो गया दैट इज़ स्पेसिफिक टू एयरलाइन्स। ऐसे-ऐसे अलग-अलग तरह के ऑपरेशंस होते हैं, अलग-अलग तरह के एनालिसिस होते हैं। जैसे बैंक्स को लेकर फ्रॉड डिटेक्शन काइंड ऑफ चीज़ें वो स्पेसिफिक होंगी। तो ये जो बिज़नेस यूज़ केसेस है ना, ये क्योंकि हम अपने करियर में सिर्फ 1 या 2 टेक्निकल डोमेन्स में रह सकते हैं, तो हमें ना ये वैरायटी नहीं मिलती है। तो उन्होंने एक अलग-अलग डोमेन्स पे टच अप किया था ताकि हमें अलग-अलग डोमेन्स की नॉलेज हो। बहुत हेल्पफुल था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी अलग लगी स्केलर में और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यस, यस, बिकॉज़ लोग बहुत सुनते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत देखता हूँ यूट्यूब पे कि स्केलर बहुत डिफरेंट है, कॉलेज की तरह, किसी कोचिंग की तरह या किसी कोर्स की तरह नहीं पढ़ाता है, राइट? यस, यस। My suggestion is if you have the money, if you can pay them, then join it. It's great. नहीं, कोर्स फीस रही मतलब आपकी टोटल? आप बता सो मेरी कोर्स फीस थी अबाउट 3 lakhs, अभी बढ़कर इट हैज़ बिकम अबाउट 4 lakhs। अ, वैसे मिलियन? सो बेसिकली अभी तक हमारे जैसे मशीन लर्निंग के वो है सिस्टम डिज़ाइन की क्लासेस चल रही हैं, हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। बट उन्होंने रियलाइज़ किया, वो ना क्या करते हैं, वो जैसे-जैसे उनको पता चलता है कि इंडस्ट्री में ये सब चीज़ चल रही है, तो वो ऐड करते रहते हैं। तो मैंने जॉइन किया था सितंबर ऑफ 2023 में। तो बेसिकली उनका कोर्स जो है, इट सेज कि वो 11-12 मंथ्स का है या समथिंग, बट बेसिकली वो क्या है कि 12 मंथ्स से 14 मंथ्स के बीच-बीच में आपको एंड टू एंड पूरा प्लेसमेंट के लिए तैयार कर देते हैं। उससे पहले भी मुझे आई कैन से प्लेसमेंट स्केलर्स के कारण ही मिली, क्योंकि उन्होंने मुझे जो अपने सेकंड उसीला के इंटरव्यूज़ में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो बेसिकली मुझे उस सब सब्जेक्ट्स के अराउंड तैयारी ऑलरेडी स्केलर में मैंने कर ली थी। तो मैंने जब उसका डेटा एनालिसिस का पार्ट खत्म किया ना, साथ के साथ मैंने जॉब ढूँढनी शुरू कर दी थी ऑन माय ओन। तो उतना हो गया था, बट उनका जो पूरा एंड टू एंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का है, तो दे से कि अगर आपको एक एमएल इंजीनियर बनना है या डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो उसका पूरा कोर्स आपका 14 टू 12 टू 14 मंथ्स रहेगा। डिपेंडिंग ऑन कि आप बेसिक जॉइन कर रहे हो, इंटरमीडिएट जॉइन कर रहे हो या एडवांस कर रहे हो। बट हमारा अभी भी वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ क्लासेस राइट नाउ मशीन लर्निंग की, सिस्टम डिज़ाइनिंग की क्लास हर वीकेंड पे होती है। देख लो आप, लाइक 1 डेढ़ साल हो गया एंड एज़ पर द रूल रेगुलेशंस जो आपकी क्लासेस है, they are going to stay even 1 or 2 years after they have provided you, but that is what they have written in terms and conditions on paper, but otherwise as of the moment they are available lifetime. So it's 3 lakhs for 1.5 years, you can say. Now it's 4 lakh. It's an additional fees of I guess 50,000 or something अगर आपको मास्टर्स का सर्टिफिकेट चाहिए, which is from not sure but maybe University of Waterloo or something like that. बट उससे पहले वो आपको स्केलर की तरफ एक पीजीडीएम का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। एंड उसको ऐसे आप कोर्स को मतलब जस्ट कि पैसे डाले और हो गया तो ऐसा नहीं होता ना, उनका कुछ इंटरेस्ट भी रहता है, राइट? ओह! एंट्रेंस एग्ज़ाम, सो बेसिकली इनकी जैसे क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहली तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका क्या है, उनकी प्रेफ़रेंस है कि आपने अपनी स्टडीज़ पूरी कर रखी हो एंड उसके बाद आपको 1 साल या समथिंग का एक्सपीरियंस हो। बट आई हैव सीन पीपल जिन्होंने बिना एक्सपीरियंस के भी जॉइन किया है। तो बेसिकली वो एक स्टार्टिंग में एक एग्ज़ाम लेते हैं, तो स्टार्टिंग में एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको बैचेज़ डिवाइड करते हैं कि आप बिगिनर में जाओगे, इंटरमीडिएट में, एडवांस में जाओगे। तो बहुत लोग हैं वो, अगर आप उनका एग्ज़ाम नहीं देते हो तो आप डायरेक्टली बेसिक से स्टार्ट करते हो। तो बेसिक में क्या है, उनका ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपको कोडिंग वगैरह नहीं आती। इंटरमीडिएट में उनकी ये है कि आपको कोडिंग आती है एंड एडवांस में इज़ लाइक आप यू आर रियली गुड इन कोडिंग। तो वैसे उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो वो सिर्फ़ 1-2 महीने का डिफरेंस पड़ जाता है।
अगर क्लासेस आपको हर एक क्लास प्रोवाइड की जाएगी, द ओनली थिंग इज़ अगर आप एडवांस में जॉइन कर रहे हो, तो जो स्टार्टिंग का 2 महीने के क्लासेस है ना, जिसमें आपको कोडिंग सिखाएँगे, वो आपके आर्काइव कर देंगे कि आपको अगर मन हो तो जाकर देख सकते हो, बट दे विल नॉट बी इन योर शेड्यूल। शुरुआत में आपका डेटा इंजीनियरिंग और एआई की तरफ इंटरेस्ट कैसे हुआ? और नोकिया की इंटर्नशिप ने इस फील्ड के लिए आपके पैशन को कैसे शेप किया? तो स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट बना एक्चुअली मुझे ऐसे बचपन से 10 से 8th क्लास या ऐसे मुझे रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करनी थी। तो उसके लिए जनरली क्या मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो सबकी इंक्लिनेशन थी कि मैकाट्रॉनिक्स करो। उस टाइम मैंने मैकाट्रॉनिक्स की कॉलेजेस ढूँढने की कोशिश की, तो इंडिया में मैकाट्रॉनिक्स सिर्फ़ आई गेस अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में, आई एम नॉट श्योर, बट सम सदर्न स्टेट उसमें है, वहाँ पे कराई जा रही थी उस टाइम में, एंड इट वाज़ वेरी फार फ्रॉम माय प्लेस। तो घर वाले रियली मान भी नहीं रहे थे, और उसके अलावा मुझे कोई कोर्स वगैरह कुछ मिला नहीं, तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर ली। आफ्टर कंप्यूटर साइंस आई जस्ट केप्ट ऑन डिगिंग इसी में कि ठीक है, अगर मुझे रोबोटिक्स में जाना है, इस सब में जाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। उस टाइम मुझे थर्ड ईयर के अराउंड पता चला एआई के एंटायर फील्ड का, कि हाउ अगर मैकाट्रॉनिक्स किसी रोबोट की बॉडी बनाने में यूज होगा, तो कंप्यूटर साइंस एंड एआई विल गिव यू द हेल्प कि आप उसका ब्रेन बना सको। तो आई स्टार्टेड डिगिंग इनटू इट कि ठीक है, एआई क्या होती है, कैसी काइंड ऑफ एआई है, फ्यूचर क्या हो सकता है इसका। तो ये सब चीज़ें मैंने डिग अप की, तो उसके बाद फिर उन्होंने पूरा मैंने रियली जस्ट गूगल्ड इट, उसने पाथवे दिया कि अच्छा ठीक है, उसमें आपको यू हैव जनरल एआई, यू हैव नैरो एआई, स्टफ सुपर एआई, स्टफ लाइक दैट। तो जब जैसे जो ह्यूमनॉइड्स और इन सब की बात करते हैं, वो सब सुपर एआई में आता है। अभी हम उसकी डेवलपमेंट के रियली पास भी नहीं है। देयर आर डिस्कशंस अबाउट इट, बट अभी हम उससे काफ़ी दूर है। अभी जो हम कर रहे हैं वो नैरो एआई है, व्हिच मीन्स बहुत लाइक स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ऐसे-ऐसे मैंने रिसर्च की, एंड देन उसके बाद कि अच्छा नैरो एआई में है, क्या-क्या कर सकते हैं। तो वैसे करके मैं लैंड अप हुए डेटा साइंस की फील्ड में, डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस की फील्ड में। तो मैंने कॉलेज टाइम में काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए। अलग-अलग हमारे प्रोजेक्ट्स, इवन कि हमारे कॉलेज ने हमें अपॉर्च्युनिटी दी दी थी आईबीएम के साथ एक प्रोजेक्ट बनाने को, जो आईबीएम फंडेड होगा। एंड उसके बाद फिर जब मैंने नोकिया नोकिया हमारे यहाँ पे आई थी, हमारे थर्ड ईयर के लास्ट लास्ट 1 और 2 वीक्स में, तब मैंने नोकिया की प्लेसमेंट के लिए वो दिया, एंड आई गॉट सिलेक्टेड उसके इंटर्नशिप के लिए। तो मैं अपने कॉलेज के 4th ईयर के फर्स्ट सेकंड वीक में आई वाज़ ऑफ टू बैंगलोर टू जॉइन नोकिया एज़ एन इंटर्न। तो वहाँ पे जब हमने जाके देखा, तो उससे पहले हम कर रहे थे, हम डेटा साइंस के रिलेटेड चीज़ें कर रहे थे। इतना हमें नहीं था, हम ये नहीं सोच सकते थे कि इतने ब्रॉडर लाइक स्पेक्ट्रम पे एआई या डेटा एनालिसिस यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये डेटा एनालिसिस रिलेटेड प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो आई विल जस्ट गिव यू अ एग्ज़ाम्पल, इट्स अ वेरी कॉमन एग्ज़ाम्पल इन लाइक टेलीकॉम इंडस्ट्री, कि ना सब्सक्राइबर चर्न का एक वो होता है। सब्सक्राइबर चर्न बेसिकली क्या है कि आपका कोई भी सब्सक्राइबर है, वो आपकी कंपनी को कंटिन्यू करेगा, आपके प्रोवाइडर को कंटिन्यू करेगा कि नहीं। और ये कुछ लाइक हैं, कई सारी 4-5 कंपनीज़ हैं जो मेरे टॉप ऑफ द हेड है, जो ऐसे प्रोडक्ट शिप कर रही हैं, काफ़ी बड़े स्केल पे, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को, और इंडिया की, यूएस की हर एक कंपनी को। तो इससे पहले मुझे ये आइडिया नहीं था कि जो हम चीज़ कर रहे हैं दैट इज़ दैट ह्यूज, और उसपे वी कैन शिप एंड मेक दैट अ काइंड ऑफ मनी। तो ये सारा जो पर्सपेक्टिव है वो मुझे नोकिया ने दिया एज़ अ स्टूडेंट इंटर्न। तो जैसे उन्होंने मुझे पर्सपेक्टिव दिया और हम इस पे डिग इन करते गए, तो आफ्टर दैट इवेंचुअली स्विचिंग जॉब्स, ट्राइंग टू न्यू टेक्निकल डोमेन्स, आई लैंडेड अप हियर एज़ अ डेटा इंजीनियर। सो मुझे एक बेसिक चीज़ बताओ जो लोगों को भी पता चले, क्या साइंस एंड डेटा इंजीनियर में क्या फ़र्क है? ऑब्वियसली डेटा इंजीनियर पूरा डिफरेंट रोल है डेटा साइंस की तरफ से। बट लोग क्या करते हैं कि इफ उन्होंने डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लिया है, उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, वो लोग डेटा इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए उन्हें? मैं तीनों का डिफरेंस बता देती हूँ, डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेन डायग्राम है, तो बेसिकली डेटा एनालिसिस में क्या होता है, एक तो ना ये अभी फील्ड्स क्या हो रही है, कोरिलेट सी हो रही है। अभी कंपनीज क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि हर एक इंसान को थोड़ा 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 आता हो, लाइक डेटा एनालिसिस को डेटा साइंटिस्ट का भी थोड़ा बहुत पता हो, जो डेटा इंजीनियर है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की हेल्प करनी है, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता हो। तो बट अगर बेसिकली हम कोर में जाए ना,
डेटा एनालिस्ट का क्या काम होगा, फॉर एग्जांपल आपका हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है? आपके हिस्टोरिकल डेटा पे आपने विजुअलाइजेशंस कर दी, उसका कुछ भी एनालिसिस, ताकि आप अपने जो शेयर होल्डर्स है या जो भी डिसीजन लेने वाले लोग हैं उनको बेटर इजी रिप्रेजेंटेशन में दे सको। दैट इज बेसिकली डेटा एनालिसिस। ऑल्दो अभी का क्या है, अभी ये भी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैंने भी डेटा एनालिस्ट रोल में प्रिडिक्शन मॉडल्स बनाए हैं, बट ये जो मॉडल्स बनाना, ये सब कुछ करना, इनोवेशन ढूंढना विद डेटा, दैट्स द वर्क ऑफ डेटा साइंटिस्ट। और अभी क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल ह्यूज डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है, ये डेटा डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट तक पहुंचेगा कैसे? वहां जहां बीच में आते हैं दे आर डेटा इंजीनियर्स। तो डेटा इंजीनियर का बेसिकली काम क्या हो गया, आपका डेटा आ रहा है अलग अलग सोर्सेस से, आपका डेटा लेट्स से आपका डेटा हडूप से आपका कोई भी रेस्ट एपीआई से आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एपीआई से आ रहा है, ऐसे आ रहा है। एक डेटा इंजीनियरिंग का क्या क्या काम होगा, उस सारे डेटा को जो डिफरेंट सोर्सेस से आ रहा है ना, उसको एक पॉइंट पे लाया, उस पे सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, उसका जितना भी लाइक फालतू डेटा है, फॉर जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि कस्टमर सेंसिटिव डेटा आप कभी भी किसी अब अपने ना अलग डेटाबेस में डालोगे, या फिर उसको किसी ना किसी तरह से हाइड करके रखोगे आप अपने मॉडल्स में, यू आर गोइंग टू हाइड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपके नाम का मेरे मॉडल प्रिडिक्शन में या मेरे एनालिसिस में कोई काम नहीं है, ठीक है? दैट्स द एक्स्ट्रा काइंड ऑफ डेटा। तो वैसा हो गया, या फिर जैसे नल वैल्यूज हो गई, ये सब कुछ हो गया। तो डेटा इंजीनियर्स एक तो क्या कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी पाइपलाइन। अब आप कितने लेवल पे इस डेटा को मैनुअली करते रहोगे, वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा ना। अगर आप एक छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो देन इट्स वेरी इजी टू डू, बट जब कंपनीज इसको रेगुलर कर रही हैं, हर डे पे होना होता है, तो यू कैन नॉट मैनुअली डू इट। जब रोज मिलियंस डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे ना पूरी एक पाइपलाइन बनती है, ऑटोमेटेड पाइपलाइंस बनती है। तो जो डेटा इंजीनियर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ये पूरे ऑटोमेटेड पाइपलाइन बने, ताकि डेटा आपके सोर्स से आके आपके डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट तक परफेक्टली पहुंच जाए। गॉट इट। तीनों का डिफरेंस क्या है? बिकॉज़ लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि डेटा साइंस और डेटा इंजीनियर सम ऑफ द पीपल्स की दिस टू आर द सेम आल्सो, क्योंकि सम ऑफ द स्किल्स सेम है, बट डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियर टोटली डिफरेंट फॉर द डेटा साइंस। ओके, तो मुस्कान, आपने गूगल डेटा स्टूडियो, पाइथन और ज़ोहो जैसे टूल्स यूज़ किए हैं डैशबोर्ड बनाने के लिए। आपका सबसे फेवरेट टूल कौन-सा है जो कंपाइलिंग स्टोरीज बताता है और ईज़ी टू एक्सेस है? तो मेरा आई वोंट से कि मेरा कोई फेवरेट टूल है, ये सारे टूल्स आर वेरी कंपनी स्पेसिफिक। आप कैसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी के फंड्स कैसे हैं, या आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर एग्जांपल जो सूट यूज कर रहे हो वो कैसा है। सपोज लेट्स से मैंने अपनी कोई कंपनी कोई अब खोलनी है, या मुझे अपना कोई प्रोडक्ट शुरू करना है, ये मतलब मेरे पास अभी फंड्स नहीं है, तो मैं पाइथन यूज करूंगी। पाइथन में इट्स ओपन सोर्स, यू आर नॉट गोइंग टू पुट एनी मनी, तो पाइथन में मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सब अच्छे खासे विजुअलाइजेशंस दे रहे हैं, ठीक है? अब जैसे कि बहुत स्मॉल मिडिल साइज कंपनीज जो हैं वो पावर बीआई यूज करते हैं, बिकॉज पावर बीआई इज कंपैरेटिवली चीपर एंड उनको फ्री में कई सारी चीजें टूल्स मिल जाते हैं दैन टैबलू। तो जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो टैबलू यूज करती हैं, दे कैन यूज पावर बीआई एंड टैबलू ईदर, बट जनरली आई हैव सीन द पीपल, मतलब जिनके पास फंड्स, जो स्मॉलर कंपनीज होती हैं, मैंने हमेशा उन्हें पावर बीआई यूज करते देखा है, ना कि टैबलू। सिमिलरली फॉर एग्जांपल जैसे मेरी ही लास्ट कंपनी में ओसिला में, तो क्योंकि हम लाइक वो उनका खुद का एक वेबसाइट थी जहाँ पे वो सारे अपने जो भी मैन्युफैक्चर करते थे वो डालते थे, तो ये सब ना लिंक्ड था गूगल के सारे प्रोडक्ट से, लाइक गूगल टैग मैनेजर, गूगल की वर्क स्पेस यूज करते थे, ये सब यूज करते थे। तो इस कारण वो गूगल डेटा स्टूडियो यूज करते थे, क्योंकि गूगल अपने खुद के सूट में बहुत अच्छा काम करता है। तो स्पेशल कोई स्पेसिफिक पसंदीदा टूल नहीं है, जैसी आपकी कंपनी है, जैसी ऑर्गेनाइजेशन है और जैसी आपकी नीड है उसके हिसाब से टूल्स यूज कर सकते हो। बेसिकली इन टूल्स का जो बेसिक काम है वो सबका सेम है, चाहे ये कह लो कि पावर भी आए वो डैक्स यूज कर रहा है, टैबली खुद के फॉर्मूलेशन यूज कर रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो एंड एनालिसिस निकालोगे ना वो सब में सेम ही निकलेगा, सेम ग्राफ है, सब कुछ सेम है। इट्स जस्ट अबाउट कि आपकी कंपनी में क्या ज्यादा चल रहा है, आपके यूज केस के लिए परफेक्ट क्या है। सो जब मैं आप लिंक्डइन प्रोफाइल थ्रू गुजर रहा था, तो द एआई बड़ी मुझे दिखाई दिया, एंड व्हेन आई गो थ्रू द एआई बड़ी, तो मैंने देखा कि आप बहुत अच्छे ब्लॉग्स लिख रहे हैं रिगार्डिंग द डेटा इंजीनियरिंग एंड एआई, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि नाउ अडेज द पीपल्स आर मोर अट्रैक्टेड टू द ब्लॉग्स मोर देन द बुक्स, राइट? बुक्स की जगह ब्लॉग्स ज्यादा रीड करना पसंद कर रहे हैं, बिकॉज ब्लॉग्स में ज्यादा क्लियर हो जाता है, कम से कम टाइम लगता है से ज्यादा जाने। देन मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि द एआई बड़ी शुरू करने की इंस्पिरेशन क्या थी आप, और आपने
अपने ब्लॉग्स में टेक्निकल एक्यूरेसी और सिंप्लिसिटी को बैलेंस कैसे करते हैं? सो बेसिकली बिफोर दिस मैं मीडियम पे लिख रहे थे, अभी भी मैं मीडियम पे लिख रही हूँ। तो मेरा एआई बडी का जो मेन सबसे रीज़न है उसको स्पेसिफिक अलग करने का इज़ द रीज़न, क्योंकि अपने खुद के ब्लॉग में ना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है देन द साइट्स लाइक मीडियम या सबस्टैक। बट रीज़न मैंने शुरू किया था आई गेस, मुझे ना कहीं लाइक जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहे थे या जब भी मैं डेटा साइंस इन सब के रिलेटेड पढ़ाई करती हूँ ना, तो मुझे बहुत कुछ बहुत अच्छे ब्लॉग्स मिले हैं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है लाइक एंड टू एंड चीज़ें जानने में, जो चीज़ें हमें बुक्स में या डॉक्यूमेंटेशन में रह जाती हैं। तो एक तो मुझे वो इंस्पिरेशन थी, ऊपर से मुझे लिखना काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे टेक्निकल चीज़ों में तो हमेशा से इंटरेस्ट है। तो इसलिए उनको कोलैबोरेट करते हुए मैं आई स्टार्टेड अ ब्लॉग एंड देन अबाउट सिंप्लिसिटी एंड वो तो बेसिकली व्हेनेवर आई रीड समथिंग ना, इवन इफ आई एम राइटिंग, जब मैंने एक ब्लॉग लिख दिया या कुछ भी कर दिया, उसके बाद मैं खुद पढ़ती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने ये अभी तो मुझे इसके बारे में पता है, अगर मैंने ये चीज़ 1 साल पहले पढ़ी होती जब मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में, तो मैं क्या-क्या करती? तो ये जितने भी जार्गन्स होते हैं ना, तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ उसको ब्रैकेट में या किसी तरीके से उन जार्गन्स के बारे में डाल देती हूँ, सिंप्लीफाइड वे में, छोटे से छोटे में, और साथ ही साथ उसकी लिंक डाल देती हूँ टू नो अबाउट इट फर्दर। क्योंकि आई फील देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मी राइटिंग समथिंग अगर आप उस सिंगल चीज़ से एंड टू एंड उसके बारे में जान ना पाओ। अगर आपको 10 बार फिर से 10 अलग-अलग सोर्स ढूँढ के वहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है उसको समझने के लिए, तो मेरा ब्लॉग शुरू करने का मेरा पूरा द रीज़न आई स्टार्टेड वो फेल हो जाता है। सो दैट्स व्हाट आई डू। राइट, राइट, राइट। जैसे मैंने बोला कि जनरेटिव एआई, आपके ब्लॉग्स में जनरेटिव एआई एक टॉपिक है। अगले 5 साल में तो क्या लगता है कि इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हुए कैसे देखते हैं जनरेटिव एआई? सो जनरेटिव एआई बेसिकली अभी इतना ज़्यादा यू कैन से रैपिड ग्रोथ हो रही है ना, अगर आप पिछले 1 हफ्ते में ही देखो, पिछले एक हफ्ते में देखो तो डीपसीक आने के बाद कंपनीज़ ने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ ने, जैसे एक्स ने अपना ग्रॉक 3 लॉन्च किया है। अब ग्रॉक 3 को फ्री कर दिया, दैट इज़ दे आर सेइंग कि इट्स द बेस्ट देन ऑल द एक्जिस्टिंग यूज़ केस, मतलब ऑल द एक्जिस्टिंग सॉल्यूशंस जो हैं। मिस्ट्रल ने अपना एक मॉडल ओपन सोर्स किया है अगेन, जो डीपसीक के R1 के लेवल को मैच करता है। तो जो पेस है ना वो इतनी ज़्यादा रैपिड और इतनी ज़्यादा फास्ट है, हम वी रियली कांट डिटरमाइन कि हम 5 साल में कहाँ जाएँगे। सम पीपल आर लाइक कि ओके जनरेटिव एआई इज़ गोइंग टू टेक ओवर एंड थिंक देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस इन इट। कोई कह रहे हैं कि हाँ, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं ये एक्चुअल में पॉसिबल है। दूसरे कह रहे हैं कि अभी जिस चीज़ पे हैं हम नैरो एआई में हैं। तो बेसिकली नैरो एआई इज़ समथिंग व्हिच इज़ स्पेसिफिक टू वन थिंग, ठीक है? और सुपर एआई कह सकते हैं जैसे वही कि खुद की थिंकिंग आ जाए और सब कुछ कर सके, दैट काइंड ऑफ थिंक है। सो अगेन आई कांट रियली कमेंट, जो स्पीड जिस स्पीड से जा रही है दैट इज़ रियली स्कैरी समटाइम्स, बट जैसे हम कंपनीज़ में यूज़ केस देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डे टू डे कंपनीज़ में, वो कंपनीज़ वो यूज़ मतलब वो ना मैच नहीं कर पा रही हैं। सिर्फ ऐसे आई फ़ील 5-10 कंपनीज़ हैं जो स्पीड में लगी हुई हैं, वो हर रोज़ इम्प्रूव कर रही हैं अपने मॉडल्स के, और वो मॉडल्स रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉडल्स हैं। बट जो बाकी लाइक अदर 500 कंपनीज़ हैं, वो रियली उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। तो इट्स डिफिकल्ट टू से, ऑल्दो अगर हम हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट कर सकें यूजिंग जेन दैट विल बी ग्रेट। जैसे स्टार्टिंग में चैटजीपीटी आया, ओके, ओपन एआई का चैटजीपीटी आया, हम चैटजीपीटी यूज़ करने लगे। हमें लगा कि चैटजीपीटी अब सबकी जॉब ले लेगा। बट एक टाइम के बाद डीपसीक आया तो चैटजीपीटी की भी जॉब लेने वाला कोई तो आया, ऐसा लोग बोल रहे हैं। बट ग्रॉक आया भी था, बट ग्रॉक इज़ फॉर लिमिटेड फॉर द आईफ़ोन पर्सन्स और द जो आईपैड या मैक यूज़ करते हैं उनके लिए लिमिटेड था। बट अभी रिसेंटली उन्होंने भी बहुत बड़ा अपग्रेड किया है, जो मैंने जो एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे उनके अपडेट्स देखे, जो इलॉन मस्क खुद के तरफ से डालते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा इमेज जनरेशन वगैरह अपडेट किया है। आपने यूज़ भी किया होगा चैटजीपीटी एंड ग्रॉक। तो आपको क्या लगता है कि लाइक ये तीनों में से एक, मतलब ये चौथा भी आ सकता है नो डाउट, ये तीनों में से अभी मतलब कौन ऐसा है जो बेस्ट वर्किंग के लिए यूज़ हो रहा है एआई? ऑनेस्टली आई एम ट्रू चैट जीपीटी यूजर, मैं सबसे ज्यादा चैट जीपीटी यूज करते हो। डीप सी इन लोग, फिर प्रेफरेंस की बात है, डीप सी इनकी ना हर एक, अगर आप ट्राई कर सकते हो ये चीज, आप ना सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, जेमिनाई से पूछ सकते हो, ग्रॉक से पूछ सकते हो, डीप सीक से पूछ सकते हो। अगर आप सेम क्वेश्चन पूछोगे ना, उनके जवाब देने के तरीके बहुत अलग आएंगे। मैंने ये जब जब जेमिनाई नया नया आया था ना, तब मैंने ट्राई किया था, तो जो जेमिनाई का आंसर था ना दैट वाज वेरी वर्डली रिच।
मतलब उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए हुए थे और उसकी पूरी वोकैब थी ना, वो काफ़ी अच्छी वोकैब थी। व्हेयरएज़ चैटजीपीटी ज़्यादा फैक्चुअल था उस टाइम। अभी मैंने रिसेंटली नहीं ट्राई किया, कुछ टाइम पहले ट्राई किया था। तो सिमिलरली इस ऐसे इमेज जनरेशन में भी जब डाली आया था, तब तो लोगों को ऐसा लगा था क्या ही कर देंगे। तो अगर आप डाली यूज़ करो एंड एक और है जिसका मुझे मतलब डिफरेंट इमेज जनरेशन आप सब ट्राई करोगे ना, तो उसमें आप अगेन डिफरेंस देखोगे कि कोई ज़्यादा कार्टूनिश इमेजेस बना रहा है, कोई ऐसी इमेजेस बना रहा है। तो बेसिकली क्या है, अगेन उनकी मॉडलिंग में भी डिफरेंस है, उनके ट्रेनिंग डेटा जो यूज़ किया उसका भी डिफरेंस है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें ना बहुत वो स्पेसिफिक हैं, डोमेन स्पेसिफिक या मतलब कुछ चीज़ में। जैसे मुझे अगर ब्लॉग में हेल्प लेनी होती है ना, मैं जेमिनी प्रेफर करती हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल अगर अपने कोडिंग में हेल्प करनी, ऑल्दो अब तो कोपायलट है तो दैट्स, बट या कोडिंग वगैरह में हेल्प चाहिए होती है तो आई प्रेफर चैटजीपीटी, दैट्स माय पर्सनल प्रेफरेंस। तो सब ट्राई करो, देखो कौन सा अच्छा लगता एग्ज़ैक्टली जो मतलब जो गाड़ी आपको फ़ास्ट में ले जाए वो गाड़ी अच्छी है, नॉट कि गाड़ी की कंपनी अच्छी ओके गाड़ी की कंपनी बस मत करो जो रिज़ल्ट्स आपको अच्छे देता है वो अच्छा है। बिकॉज़ मुझे भी जब मैं चैटजीपीटी यूज़ कर रहा डीपसीक यूज़ करने लगा तो मुझे लगा था लाइक डीप थोड़ा मेरे नज़दीक का है ऐसा, तो थोड़ा इंडियन लेवल को मैच कर रहा है मोर देन द चैट और ग्ok नेक्स्ट लेवल है, ग्ok तो अलग ही चीज़ है। मतलब जैसे आपने बोला कि यूज़ केसेस क्या है तुम्हारे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ब्लॉग लिखते हैं उनका यूज़ केस अलग होगा, जो कोड करते हैं उनका यूज़ केस अलग होगा। सबके लिए अलग-अलग यूज़ केसेस है, एग्ज़ैक्टली। सो आपको क्या लगता है कि इन 2025 इंडिया का एआई टूल या एलएलएम मॉडल लॉन्च करेगा कोई कंपनी, जो कंपेयर करे कि ओपनएआई से या डीप वगैरह? कुछ को कह नहीं सकते। उम्मीद तो चाइना चाइना ने डीपसीक ने प्रूव कर दिया है कि कम पैसे में हो सकता है एआई मॉडल, ओके, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स ऑल अबाउट द टैलेंट। ये ना, एक तो डीपसीक की भी अलग कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि उनको उतने पैसे लगे भी कि नहीं। बट पिछले साल ना रिलायंस ने हनुमान करके है, इट्स HAN अन्मेन, उसमें वो किया था, स्पॉन्सर किया था टू मेक द आवर ओन मॉडल्स, ओन एलएलएम मॉडल्स। तो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, गिवन दैट जैसे बिग बिग ऑल दीज जायंट्स आर देयर, इवन की जैसे विप्रो है, विप्रो कंपनी है, और इन्फोसिस का आई डोंट नो, बट विप्रो का क्योंकि मुझे भी इसके रिलेटेड आया था। तो ये ना सब क्या कर रहे हैं, अपने खुद के मॉडल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अभी टेक जायंट्स है ना, इंडियन टेक जायंट्स है, वो या तो उसमें मूव कर रहे हैं, या वैसे हमारे जो इन जनरल कॉर्पोरेट जायंट्स हैं वो दूसरी कंपनीज को या स्टार्टअप्स को इन चीजों में वो कर रहे हैं, मतलब पुश कर रहे हैं। तो यू नेवर नो, आ सकता है कुछ, वी कैन नॉट से कि नहीं आएगा। होप्स जस्ट ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी, बट या वी कैन ट्राई। बिकॉज़ जब डीपसीक लॉन्च हुआ में मीम्स एंड ना ट्रोलिंग चल रहा था ऑन द एक्स प्लेटफॉर्म अबाउट इंडिया कि इंडिया के पास सबसे बड़ा एआई टूल है वो है एस्ट्रोलॉजी ऐप, ठीक है? वो बाकी के ऐप पे नहीं बना। मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल तक लोग ट्रोल कर रहे थे रिगार्डिंग द इंडिया एंड ऑल। इसकी ना एक और भी चीज़ है, व्हाट आई फील, गिवन दैट अब इतने सारे मॉडल्स आ गए हुए हैं, इतने सारे ऑलरेडी टूल्स हैं, वो ओपन सोर्स हो गए हुए हैं, तो व्हाट इफ अगर हम उसके अराउंड उसके ऊपर सॉल्यूशंस बनाएं, क्योंकि एलएलएम के मॉडल्स की बेसिकली क्या हो रहा है, ये वन अप दी अदर कर रहे हैं। एक दिन एक लॉन्च कर रहे, आई गेस ये पिछले एक हफ्ते में 5 डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने अपनी बेटर वर्जन्स दी है। राइट, राइट। तो ये रेस नहीं रुकने वाली अगेंस्ट ईच अदर। व्हाट इफ यू बिल्ड समथिंग ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी हैव, कि अगर आप कोई सॉल्यूशन बनाओ, सॉल्यूशन जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, हर कंपनी हर कंट्री उसको यूज कर रही है, वोंट दैट बी लाइक अ बेटर थिंग देन अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल हैं उनके तुम बेसिक जो फंडामेंटल एल्गोरिदम्स हैं उनको चेंज करो, उनको ब्रॉडर डेटा पे ट्रेन करो, उनको ज्यादा पैरामीटर्स ट्रेन करो। राइट, राइट। सो मुस्कान एआई ट्रेंड्स पर अपडेट रहने के लिए क्या-क्या करते हैं? मतलब और स्टूडेंट्स को कौन से रिसोर्सेज़ रिकमेंड करेंगे अपडेट रहने के लिए? सो बेसिकली यूट्यूब, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। दूसरा एआई को एआई से ही जानो, लाइक बेसिकली मैं आई डू दिस थिंग, अगर आप चैट जीपीटी पे भी जाओगे या किसी भी अपने एलएलएम मॉडल वगैरह व्हाटएवर जिस पे भी जाओगे, अपने बॉट पे जाओगे, तो वो क्या करेंगे, अगर आप उनको कह दोगे ना कि इफ़ यू जस्ट पुट इन द प्रॉम्प्ट कि मुझे लेटेस्ट एआई ट्रेंड्स जानने हैं, कि मैं कौन से क्या क्या सोर्सेज यूज कर सकता हूँ, तो आपको मैगजीन्स दे देंगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है पूरा पूरा मैगजीन्स जानने का, तो आप एमआईटी अपनी मैगजीन रिलीज करता है, उसमें एंड्रयू एनजी हु सेड टू बी लाइक द गॉडफादर ऑफ एआई, उन्होंने वो इस टाइम डीप लर्निंग डॉट ऑर्ग के साथ इतने ज़्यादा रैपिड और इतने अच्छे
विदाउट एनी कॉस्ट कोर्सेज रिलीज कर रहे हैं ना, दैट दे आर रियली गुड, दे आर गोल्ड। तो आप वो यूज कर सकते हो। बाकी उसके अलावा फेसबुक की मतलब मेटा की खुद की मैगजीन है। तो बेसिकली ये भी जो जितनी भी कंपनीज है ना, वो अपने अपने न्यूज़लेटर लॉन्च करती हैं, फ्री न्यूज़लेटर होते हैं। तो अगर तो आप एक्सटेंसिवली पढ़ सकते हो उनको, तो आप चले जाओ। नहीं तो क्या होता है ना, आप इनकी ना कीवर्ड सर्च कर सकते हो। तो गूगल से कीवर्ड सर्च करने के टूल ढूंढ लेना, कौन कौन से टूल्स होते हैं, और उसमें सिर्फ एआई टाइप कर दो, और उसमें वहाँ आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स दे देगा कि एआई में क्या क्या आ रहा है। उसको यूट्यूब में डालो, कोई ना कोई 15 सेकंड का शॉर्ट मिल ही जाएगा। तो दैट इज लाइक वर्क अराउंड है। यूट्यूब से ढूंढ सकते हो, चैट जीपीटी से ढूंढ सकते हो। अभी तो इंस्टाग्राम पे एक चैनल है एआई न्यूज करके, दे आर वेरी अपडेटेड। तो बेसिकली अगर आप इंस्टाग्राम या ऐसे प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हो, वहां पे हर एक प्लेटफॉर्म पे, इवन कि ट्विटर पे है, एक्स पे है, इंस्टाग्राम पे है, हर एक प्लेटफॉर्म पे है लोग जो टेक नॉलेज दे रहे हैं, जो एआई नॉलेज दे रहे हैं। बस आपको अपने पूरे एल्गोरिदम को वैसे ही ट्रेन करना है कि आपको वैसी ही इन्फॉर्मेशन आए, तो आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ। यस, यस, यस। नहीं, मुझे भी मैं देखता हूँ 100x इंजीनियर करके इंस्टा पे पेज है या ओपन एआई वालों का अनऑफिशियल एक पेज है। उसपे डेली लिटरली डेली वो एआई टूल्स दिखाते रहते हैं। ये इनका ये एआई टूल है, ये ट्रेंड आ रहा है, इनके ये हो रहा है चीज़ें। तो मतलब आता है, मतलब जब आप देखने चालू कर जाते हो तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आती है जो आपको 30 सेकंड्स में दिखा सकती है कि कैसे मतलब वर्कआउट हो रहे हैं, न्यूज़ एंड ट्रेंड्स दिखा सकते हैं, राइट? फिर वैसा बस करना पड़ेगा। ओके, सो मुस्कान मुझे बताइए कि डेटा इंजीनियरिंग की सैलरी रेंज क्या होती है इंडिया में फ्रेशर? तो आई गेस फ्रेशर की सैलरी रेंज ना बहुत स्पेसिफिक है। जनरली सारी कंपनी ना लो बॉलिंग करती है। उनका कोशिश रहती है कि एज अ फ्रेशर आपको कम से कम पे हायर कर सके। तो बेसिकली आई फील आपकी ना, और इस सैलरी क्योंकि कंपनीज की है, कंपनीज में दे हैव द पावर कि दे कैन पे रियली वेल। सो मैंने देखा है लोगों को 3.5 पे भी हायर होते हैं, फ्रेशर्स को 15 पे भी हायर होते हैं, 25 पे भी हायर होते हैं। तो ऑनेस्टली मैं कोई सैलरी कैप लगा नहीं सकती हूँ। अगर एवरेज लेके चलोगे आप, एवरेज अगर बेसिकली किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ग्लास डोर पे या इन सब पे सर्च कर लो, एम्बिशन बॉक्स पे, तो वो 6-7 दिखाती हैं। बट स्काई इज द लिमिट व्हेन इट कम्स टू सैलरी। बेसिकली क्या है, द ओनली थिंग इज कि आप कितने ज़्यादा स्किल्ड हो, आपने कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, और आपकी ना आज के टाइम पे ना पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी हो चुकी है। तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कैसी है? अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी होगी, द पीपल आर गोइंग टू डायरेक्टली अप्रोच यू। ऐसे बहुत सारे, मतलब मुझे भी और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और इन सबको है, उनको लिंक्डइन से बहुत कॉन्टैक्ट्स आते हैं कि हमारी कंपनी में ओपनिंग है, जॉइन करना चाहते हो, ये सब। बाकी वाई कॉम्बिनेटर है, वाई कॉम्बिनेटर पे आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स व्हिच कैन पे रियली वेल। सो हम पीछे से हमने एक फ्रेंड का को हेल्प की थी, मतलब तैयारी कराई थी। तो उसको एज अ फ्रेशर उसको 25 लाख्स मिल रहे थे, 25 और मोर, एंड इट वाज लाइक अ फुल रिमोट अपॉर्चुनिटी इंडिया में रह के। इट वाज अ यूएस की कंपनी थी, तो वो था, और उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा भी नहीं थी। उन लोगों की एक्सपेक्टेशन थी ना, उनके इंटरव्यू में फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, वो आपको कुछ प्रोजेक्ट दे देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से बनाओ, चाहे जैसे मर्जी बनाओ, आप उनको एक दिन में, 2 दिन में, या मतलब जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट बनाकर दे दो पूरा, और उसके बाद उनको प्रोजेक्ट समझा दो। दैट्स द बेसिक हायरिंग प्रोसेस। तो इसीलिए तो वही कुछ कुछ पर्टिकुलर वो नहीं है, इट ओनली डिपेंड्स कि आप कितने स्किल्ड हो। अब इसमें ना एक बहुत प्रॉब्लम भी आती है, पता है, जनरली फ्रेशर्स और ये सब क्या है, जैसे कह देते हैं कि डेटा इंजीनियरिंग में स्किल्स हैं कि आपको एसक्यूएल आता हो, पाइथन आता हो, तो वो जनरली क्या करते थे, पाइथन सीख लेते हैं, एसक्यूएल सीख लेते हैं, और एसक्यूएल कभी बेयर भी नहीं, हम जॉइंस तक पहुंच जाएंगे, उसके बियॉन्ड नहीं पहुंचते। तो अगर आपने पूरा ऐसे किया हो, ठीक है, आपको एसक्यूएल का आपको सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे विंडो फंक्शन, सब क्वेरी, ये सब सीटी सब आते हैं, अच्छे से आते हैं, और उसके अलावा आपके मल्टीपल एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, और वो प्रोजेक्ट अच्छे से शोकेस्ड है, वेल डॉक्यूमेंटेड, कि प्रॉपर की कैसे वर्क फ्लो बनाई ये। और ट्राई, अगर इवन कि अगर आपने कोई कॉपी भी किया हुआ है ना, कोई भी जो आपका प्रोजेक्ट वगैरह है, मेक इट ऑन योर ओन, कि वो देख के ऐसा ना लगे कि किसी और का बनाया हुआ उठा के डाल दिया। तो मेरे हिसाब से ये शोकेसिंग के अराउंड आपका जो पूरा पैकेज है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। सो मुस्कान, फ्रीलांसिंग ने आपको सबसे बड़ा लेसन क्या सिखाया है जो कॉर्पोरेट रोल्स में नहीं मिला? ये एक्चुअली ये चीज़ मुझे फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप में दोनों में काम करने पे पता चली है। जब आप किसी एमएनसी में काम कर रहे होते हो ना, यू हैव 1000 पीपल डूइंग द सेम थिंग। अब 1000 पीपल इन अ प्रोजेक्ट, जैसे बेसिकली एक प्रोजेक्ट के अलावा 100 लोग तो होंगे जो एक पूरे प्रोडक्ट को
लाइक शिप करने में रिस्पॉन्सिबल होंगे। और आपके जो आप सेम काम कर रहे हो वो आपके सीनियर्स भी होंगे, जूनियर्स भी होंगे, जिनसे आप डिस्कस कर सकते हो। जब आप स्टार्टअप में होते हो या जब आप फ्रीलांस कर रहे हो तो नहीं, और वन मैन आर्मी आप ही सब कुछ कर रहे हो। तो ये जो चीज़ होती है ना कि उसको पूरा रिसर्च करना, किसी भी चीज़ को एंड टू एंड शिप कैसे करना, उसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे करना, आपका प्रोडक्ट रोड मैप कैसे बनाना, आपकी फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर आपको रिविजन्स बता रहा है, तो आप रिविजन्स किस लेवल तक एक्सेप्ट कर सकते हो, उसको कैसे कम्युनिकेट करना कि मैं इसके बाद रिविजन्स नहीं दे सकते या मुझे नहीं लगता कि ये रिविजन सही है। एंड इन दैट वे कि जो आपका क्लाइंट है वो ऐसे उसको ऑफेंड ना हो और वो आपके पास दोबारा प्रोजेक्ट लेकर आए। तो ये सब चीज़ें आई फ़ील मैंने फ्रीलांस से सीखी हैं। सो क्या आप एक ऐसा प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं जो प्लान्ड तरीके से नहीं हुआ, जो आपने प्लान किया और उस तरीके से नहीं गया और आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है और कैसे क्या सीखा उस सिचुएशन से? मुझे लगता है मेरे आधे प्रोजेक्ट तो एज़ प्लान्ड गए ही नहीं। आई थिंक सो एज़ एन इंजीनियर इट्स अ गिवन थिंग, आपका प्रोजेक्ट कभी एज़ अ प्लान जाएगा ही नहीं। तो टॉप ऑफ द हेड ऑनेस्टली कुछ नहीं है मेरा कि जो मैं कह सकूँ कि मेरा प्लान नहीं गया। द ओनली थिंग आई कैन से रिगार्डिंग दिस इज़ कि अगर आपने बेसिकली अगर आप एक रोड मैप बना लो, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, प्रोजेक्ट करने से पहले रोड मैप बना लो और रोड मैप बनाने के बाद ना उसको डेज़ एलोकेट कर दो कि इतना-इतना डेज़ में हो जाना चाहिए। और रोड मैप कभी भी बनाते हो ना, ब्लाइंड रोड मैप मत बनाओ, क्योंकि जब आप ब्लाइंड रोड मैप बनाते हो फिर जो आपका एरर का चांसेस होते हैं ना कि ठीक है आपने तो 1 दिन प्रोजेक्ट किया था, उसको 5-10 दिन लग गए, वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है उसको स्मॉल चंक्स में ब्रेक करो, चाहे आप किसी कंपनी में इन्वॉल्व हो, आपके प्रोडक्ट ओनर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, कोई बात नहीं। दिस इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका काम है। तो वो हमेशा करो उसको स्मॉलर चंक्स में। उसके बाद ना उन चंक्स को जाके रिसर्च करके आओ थोड़ी, जहाँ मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी रिसर्च कर दो। उसके बाद डिटरमाइन करो कि ये कितने दिन में हो सकता है, इसकी क्या-क्या डिपेंडेंसी होंगी। इससे क्या होगा, आपका एरर रेट है ना, बोथ इन इम्प्लीमेंटेशन और साथ ही जो आप डिटरमाइन करते हो कि कितना टाइम लगेगा, उसको कम हो जाएगा। उसके बाद ना उसको पहले पूरा प्रायोरिटाइज़, डीप्रायोरिटाइज़ करना सीख लो। अगर तो सपोज़ इंडिपेंडेंट टास्क्स हैं, तो जो आपके जल्दी होने वाले हैं, उनको पहले खत्म। अगर आपको वैसे ही जल कम ज़ा फुल प्रायोरिटी वाले हैं, जल्दी होने वाले हैं, उनको पहले खत्म कर लो। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग, उसको कैसे करें। आई थिंक सो कोडिंग करना इज़ लेस ऑफ एन इश्यू, क्योंकि हम ढूँढ के कहीं न कहीं से कर लेंगे। चाहे हमें खुद आता होगा, स्टैक ओवरफ्लो है, वहाँ से पता चल जाएगा। अगेन अब चैटजीपीटी और ये सब आ गया, तो हम एरर्स वगैरह सब कुछ ढूँढ सकते हैं। दैट इज़ नॉट एन इश्यू। सबसे ज़्यादा इश्यूज़ लोगों को क्या आता है कि वो ना अच्छे से उसका मैप नहीं बना पाते कि किस टाइम पे कैसे करें, और फिर हम ना लेज़ी सा हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, इवन आई हैव डन दिस थिंग, हम प्रोजेक्ट बिल्कुल एंड पॉइंट पे करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टास्क को एंड पॉइंट पे। इफ यू वांट टू बी लेज़ी, टास्क खत्म करने के बाद लेज़ी हो। पहले उसको अच्छे से स्टार्टिंग में जो आपको टाइमलाइन मिली है उसमें कर लो, उसके बाद आराम से जो करना है करते रहो। लाइक दैट्स द थिंग आई गेस। ओके, सो मुस्कान, डेटा एनालिसिस में बिगिनर्स से आमतौर पर क्या गलतियाँ होती है और ये गलतियाँ कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो लोग? तो बेसिकली अगेन बिगिनर से मुझे यही है, द वे मैंने अपने पहले आंसर में भी कहा था, तो बिगिनर्स का जनरली क्या होता है ना, जैसे उनको टेक स्टैक बता दो कि ठीक है पाइथन सीख लो, ये सीख लो, तो ना उसको बहुत ऐसे हाई लेवल पे टच करके आ जाएंगे, या उसके क्वेश्चंस स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उसको सीख कर लाइक कुछ टॉपिक्स हैं, नोन टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ेंगे। जब तक आप अपने एंड से, इवन अगर अपनी कंपनी भी ज्वाइन कर ली ना, कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी क्या है, आप बहुत कंपनी स्पेसिफिक चीज पे काम कर रहे होते हो। आप एंड टू एंड चीज पे कभी ना कभी भी काम नहीं कर रहे होते अनटिल एंड अनलेस आपने बहुत छोटी कोई स्टार्टअप वगैरह नहीं ज्वाइन किया। तो बिगिनर्स में ये बहुत प्रॉब्लम रहती है कि उनको पूरी चीज का नहीं पता होता। जैसे उनको उनको किसी ने कह दिया कि मुझे ये चार्ट बनाना, तो उनको उसी चार्ट के बारे में पता होगा, पर वो जो क्वेश्चंस होते हैं पहले, दे डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये चार्ट क्यों बना रहे हैं, ये चार्ट क्यों नहीं बना रहे हो। तो चीज़ों के प्रोज़ एंड कॉन्स बहुत कम लोगों को पता होते हैं। एंड टू एंड चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर इवन आपकी कंपनी में क्या अंक होंगे, लोग पक्का होंगे जो आपको ना बता देंगे कि अच्छा ये ऐसे है, ऐसे है। रादर देन आई थिंक सो बेस्ट चीज़ किसी से पूछने की जगह ना खुद की रिसर्च कर लो। और अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर खुद की रिसर्च कर किए जाते हो ना, तो लोग आपकी बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि उनको पता है आप इंटरेस्टेड हो, आप उनका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी को लेकर है, तो कंपनी की डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ी होंगी, उनको रिसर्च करो, उनको जानो कि हम क्या प्रोजेक्ट शिप कर रहे हैं, क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा खुद के लेवल पे ना प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाते रहो। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएँगे, यूट्यूब पे प्रोजेक्ट्स मिल जाएँगे।
उसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे अगेन एसक्यूएल इंपॉर्टेंट है, पाइथन इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस करो, हर रोज प्रैक्टिस करो। तो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डे टू डे प्रैक्टिस करते रहो, अपडेटेड रहो, नई नई चीजों पे ट्राई करो। कोई बात नहीं, फेल हो जाओगे, क्या ही हो जाएगा, कोई ना कोई होगा जो हेल्प कर देगा, या आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो ये थिंग आई थिंक सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये बहुत लोग लाइक 70 to 80% लोग मिस कर जाते हैं। मुझे भी बहुत सारे लाइक फ्रेशर्स कई बार ऐसे अप्रोच करते हैं कुछ बताने के लिए आए हो, तो उनका ना रिज्यूमे आई हैव सीन, कुछ लोगों का रिज्यूमे इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है ना कि उन लोगों को मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी, ठीक है, और कुछ लोगों को वो ना देख के पता चल जाता है कि इसने एफर्ट नहीं डाली और इसने एफर्ट डाली हुई है। तो वो चीज है, ये यू शुड रिमेम्बर कि देयर आर पीपल, कुछ पीपल लाइक अ सर्टेन चंक जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो यू हैव टू शूट टू बिकम दैट लेवल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपका कंपटीशन ही ऐसा है, अगर आप नहीं कोशिश करो तो आप क्रैश कर जाओगे। तो अगर आप स्टार्टिंग में हो, लाइक अगर आप फ्रेशर हो तो ज्वाइन कुछ भी अपनी कोडिंग बेटर करने के लिए या अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए ज्वाइन कर लो। दिन में फ्रेशर हो तो क्या ही कर रहे हो आप, 7-8 घंटे दे दो दिन में। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी हो, कुछ भी हो, अगर आप लाइक किसी कंपनी में काम कर रहे हो, यू डू नॉट हैव द टाइम, तो दिन में एटलीस्ट 1-2 घंटे दो टू दिस थिंग। इसके अलावा जितने ज्यादा आप बिजनेस केसेस पढ़ोगे ना, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे बिजनेस केसेस मिल जाएंगे, तो आपको ना बिजनेस केसेस पे ना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे, कौन से यूज केस को कैसे टैकल करना। तो एक चीज मुझे कहीं ना कहीं मैंने पढ़ी थी, तो उन्होंने बताया था कि कोई भी जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है ना, सबसे पहले अपना सॉल्यूशन बनाओ, पेपर पे मैप बना लो कि ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। उसके बाद किसी किसी और का सॉल्यूशन, जैसे कैगल पे फॉर एग्जांपल किसी और के सॉल्यूशन देख लो, टॉप के सॉल्यूशंस देख लो कि अच्छा ठीक है, टॉप के सॉल्यूशन इन्होंने क्या किया जो मैंने मिस कर दिया। फिर बॉटम के कुछ सॉल्यूशन देख लो, इन्होंने क्या किया जो ये उस लेवल तक पहुंच पाए। उसके बाद सोचो कि इसके अलावा क्या कर सकता हूँ मैं। तो ये पूरी जब अप्रोच बनाओगे, यू विल बी ग्रेट इन इट। सो मुस्कान, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस पॉडकास्ट इज कि इस फील्ड में नए लोगों के लिए एक नॉन टेक्स्ट बुक टिप क्या दोगे आप? नॉन टेक्स्ट बुक टिप विल बी प्रैक्टिस। कुछ कोई भी चीज इज नॉट बेटर देन प्रैक्टिस। चाहे आपने फॉर एग्जांपल आपने अपनी डिग्री पूरी कर ली हुई है, चाहे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आई थिंक सो टेक एक ऐसी इन जनरल टेक एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे योर डिग्री रियली डजेंट मैटर। हमारे जो इवन की जो हमारे एमडी थे पुरानी कंपनी में, उन्होंने पीएचडी की हुई थी क्वांटम फिजिक्स में, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स एंड डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट हैव सीन। कुछ और किया हुआ, और मुझे मुझे तो जितने भी मिले हुए ना, जितने भी मेरे ऐसे हेड मिले हुए हैं, उनका कुछ लेना देना ही नहीं है इस फील्ड से, जिस फील्ड को हेड कर रहे हैं, बट वो वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट नॉलेजेबल लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस प्रैक्टिस की, उन्होंने पूरा का पूरा जानना, अप टू डेट रहे और कॉन्फिडेंटली कर लो प्रैक्टिस। और ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस ऐसे फर्स्ट डे पे नहीं आएगा, जितना जितना ज्यादा करोगे ना, उतना आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा खुद पे कि मैं कर सकता हूँ। ऑलवेज 100% नॉलेज तो किसी के पास नहीं होगी, इट इज कि मैं ढूंढ के जैसे मर्जी कर लूंगी। तो दैट इज वेरी थिंग, वो ना आपका ये बिल्ड करना होता है कि मैं ढूंढ के कर लूंगी। नॉलेज एंड ऑल डजंट मैटर, आज के टाइम पे तो वैसे ही चैट जीपीटी से सब कुछ कर रहा है, तो इट मैटर्स, बट इज द एंड डे पे सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि अगर आपको कोई टास्क दिया ना, तो आप कर लोगे। वैसे भी जो इंटरव्यूज में पूछते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टफ होता है, कंपनी में कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टफ नहीं कर रहा, तो इसीलिए जस्ट बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस, एंड दैट कॉन्फिडेंस विल ओनली कम विद प्रैक्टिस। Yes, yes, yes. The senior data analyst, blogger, freelancer मुस्कान बंसल, thank you so much for coming to the podcast and आपने जो all the knowledge share किया for the data analyst, जो those who want to come in this field like a student or aspiring professional, ये knowledge really उनको लिए valuable होगा, and thank you so much for that. थैंक यू सो मच अनन्या। I hope you like this podcast. Please let me know in the comment which guests you would like to see on the podcast and any specific topics you would like us to discuss with them. I will try to bring those guests and ask your questions so you will get more helpful information. Before you go, share this episode with someone. It might really help because one conversation can change person's life and give them idea and new direction. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. See you in next video.